जांग ज्ञान का जन्म एक अमीर फैमिली में हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत एक प्रोफेसी ने पूरी तरह पलट दी। कहा गया कि उसके जन्म से उनके फैमिली बिजनेस की तबाही तय है और इससे बचने का बस एक ही तरीका था, उसे एक सिंपल और लो प्रोफाइल लाइफ जीने के लिए भेज देना। उसी दिन से ज्ञान को एक हाईली स्किल्ड मॉन्क के पास भेज दिया गया, जहां उसने हार्डकोर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। उसका बस एक ही मकसद था, इस प्रोफेसी को ब्रेक करना और खुद को प्रूव करना। टेंपल में चारों तरफ आग लगी हुई थी। एल्डर्स और डिसाइपल्स उसे बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी सबको सेफली बाहर निकालना। तभी एक फेमस मर्चेंट वहां पहुंचा और जैसे ही उसने आग की ऊंचाई देखी, वो वहीं फ्रीज हो गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। घबराकर उसने चिल्लाया, मेरा बेटा ज्ञान और उसकी माँ कहाँ है? एक डिसाइपल जो उसे लीडर कहकर एड्रेस कर रहा था, उसे जल्दी से शांत करने की कोशिश करता है। सर प्लीज रिलैक्स, सबको सेफली बाहर निकाल लिया गया है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। मर्चेंट ने ये सुनकर थोड़ा रिलीफ फील किया, लेकिन तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरा ग्राउंड हिल गया। जलती हुई लकड़ियां हवा में उड़कर चारों ओर गिरने लगी। लोग दूर जाकर गिर पड़े। मास्टर मर्चेंट के होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी मेहनत जलकर राख बन रही थी। दूर एक शेल्टर में एक वुमन अपने छोटे बेटे को गोद में लिए बैठी थी। उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा, बेटा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि जांग ज्ञान था। उसने अपनी माँ की आंखों में देखा, लेकिन उसकी खुद की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो छोटा था, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे ये न समझ आए कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। अगली सुबह टेंपल की जगह सिर्फ राख बची थी। मास्टर मर्चेंट जांग डोन अपने घर में एक फेमस मॉन्क जूमो से मिल रहे थे। जूमो का फेस काफी सीरियस था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ। जांग डोन उन्हें क्यूरियसली देख रहे थे। मैंने पहले ही बताया था कि मुझे कुछ स्पिरिचुअल एबिलिटीज मिली है, याद है? हाँ मुझे याद है, जांग ने जवाब दिया। मॉन्क ने डीप सांस ली और बोले, मुझे आपके बेटे की फॉर्च्यून से जुड़ी कोई गुड न्यूज नहीं मिली है। जांग की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या उसका लाइफ इन डेंजर है? जूमो ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। जांग ने थोड़ा रिलैक्स किया, लेकिन जूमो अभी भी सीरियस थे। लेकिन प्रॉब्लम आपके बिजनेस से जुड़ी है। ये सुनकर जांग डोन का फेस टाइट हो गया। उनकी पेशानी पर शिकन पड़ गई। प्लीज गोल गोल बात मत कीजिए, सीधा पॉइंट पर आइए। मॉन्क ने एक लंबी सांस ली और बोले, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, लेकिन ये वैसा ही होगा जैसे टूटी हुई बकेट में पानी डालना। पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। जांग डोन का चेहरा सख्त पड़ गया। ये तो बहुत ही बैड न्यूज। क्या इसका मतलब था कि उनका बिजनेस हमेशा क्राइसिस में रहेगा? और क्या ज्ञान इस प्रोफेसी को तोड़ पाएगा? जूमो ने गहरी सांस ली और कहा, जार में जो छेद है वो उस दौलत से भी बड़ा है जो अंदर आ रही है, इसीलिए फॉर्च्यून का सूख जाना नेचुरल है। मर्चेंट जांग डोन ये सुनकर सदमे में चला गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या इस केस में ज्ञान ही उस छेद की वजह है? अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था। अगर ये सच था तो मतलब उसका बेटा उसकी फैमिली के विनाश की वजह बनेगा। जूमो ने धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल सही। जांग की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, ये वही बच्चा है जिसका मैंने सारी जिंदगी इंतजार किया। जूमो ने उसकी ये भावनात्मक हालत ज्यादा लंबी नहीं चलने दी और सीधे बोले, लेकिन एक हल है। जांग की आंखों में हल्की उम्मीद की चमक आई। क्या? अगर तुम अपने बेटे को एक हाई वर्च्यू मॉन्क के पास भेजो और उसे एक सिंपल लाइफ जीना सिखाओ, तो कम से कम उस छेद को आंशिक रूप से ब्लॉक किया जा सकता है। जांग तुरंत बोला, क्या ये सच में संभव है? ज्ञान मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसे मॉन्क नहीं बनने दे सकता, हमारी फैमिली लाइन ही खत्म हो जाएगी। जूमो हल्के से हंसते हुए बोले, अरे मैं तुम्हारे बेटे को मॉन्क बनाने की बात कर ही नहीं रहा। मेरा मकसद सिर्फ उसका कैरेक्टर बनाना है। जब वो 18 साल का हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगी। जांग ने संदेह से पूछा, तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। जूमो मुस्कुराए और मजाक में बोले, वैसे भी एक मॉन्क का किसी को मॉन्क ना बनने की सलाह देना काफी आयरॉनिक है। जांग भी पहली बार हल्का सा हंसा। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। जूमो ने सिर हिलाया, मैं एक सही जगह जानता हूँ जहाँ ज्ञान को रखा जा सकता है। जब टाइम आएगा तुम उसे वापस ले सकते हो। जांग ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। जूमो ने शांति से कहा, इसमें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं, ये सब तुम्हारी ही दयालुता का नतीजा है। हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ दिन बीत गए। जूमो फिर से महल आए, लेकिन इस बार माहौल भारी था। ज्ञान चीख रहा था, उसकी माँ रो रही थी और डिसाइपल्स उसे पकड़कर जबरदस्ती घोड़े वाली गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे जाने दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ज्ञान खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी माँ अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। ज्ञान अभी सिर्फ 8 साल का है,
ये सही नहीं है। जांग डोअन ने उसे शांत करने की कोशिश की। प्लीज समझने की कोशिश करो, ये सब उसके भले के लिए है। ज्ञान अब तक बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हमारे पास चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मास्टर जांग, माच खुद उसकी देखभाल करेंगे। ये सुनते ही उसकी माँ और भी ज्यादा चिंता में आ गई। लेकिन एल्डर माच की रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है। उनका टेम्पर ही ऐसा है कि लोग उनके पास जाने से डरते हैं। झूमो चुपचाप खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। जांग ने अपनी पत्नी से कहा, बस 10 साल के लिए सह लो, मैं वादा करता हूँ ज्ञान वापस आ जाएगा। तभी ज्ञान ने चीखते हुए अपनी माँ से गुहार लगाई, माँ प्लीज मुझे बचाओ। उसकी माँ का दिल बैठ गया। डिसाइपल्स उसे घसीटकर गाड़ी के पास ले गए। ज्ञान ने आखिरी बार बचने की कोशिश की। उसने दरवाजे को पकड़ लिया, लेकिन उसकी छोटी सी ताकत कब तक रोक पाती। झूमो ने दूर खड़े होकर ज्ञान की स्ट्रेंथ को सराहा। तभी जांग ने अपने बेटे को कड़क आवाज में कहा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो हमारी फैमिली खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि स्वर्ग से कोई घातक सजा हम पर गिर पड़े। तुम समझ सकते हो ना ज्ञान, हमारी पूरी फैमिली की किस्मत तुम्हारे कंधों पर है। ज्ञान के दिल में एक झटका लगा। ये शब्द उसके लिए बहुत भारी थे, पर उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगी, उसका दिल डूबने लगा। कुछ घंटों बाद ज्ञान को एक सुनसान पहाड़ पर उतार दिया गया। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और खुद से बुदबुदाया, अब तो मैं एक अकेली बिल्ली आद की तरह महसूस कर रहा हूँ। मैंने कितना भी रोया, कुछ बदला ही नहीं। अब उसे समझ आ गया था, ये उसकी रियलिटी थी। फिर उसकी नजर एक सीढ़ी पर पड़ी। उसने ऊपर देखा तो एक आदमी खड़ा था। ज्ञान ने उस आदमी को घूरा और खुद से कहा, तो अब मुझे इस पतले दुबले बुढ़े मॉन्क के साथ 10 साल अब बिताने पड़ेंगे। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। ज्ञान जमीन पर बैठा था, जबकि उसका नया मास्टर्स गार्डन में प्लांट्स की देखभाल कर रहा था। ज्ञान खुश नहीं लग रहा था। वो अपने पिता के शब्दों को याद कर रहा था, तुम श्रापित हो, तुम हमारी फैमिली को बर्बाद कर दोगे। उसकी आंखों में गिल्ट था। उसने खुद से कहा, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे कारण मेरी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचे। अगर सच में कोई दिव्य सजा होनी है तो कहीं माँ पापा पर ना गिर जाए। ये सोचकर वो सहम गया। उसने खुद को संभाला, ठीक है 10 साल तो काटने ही पड़ेंगे। जितना मुश्किल लग रहा है शायद उतना बुरा ना हो। उधर मॉन्क माच चुपचाप अपने पौधों की देखभाल कर रहे थे, जैसे वहां कोई आया ही ना हो। ज्ञान बोर हो गया। उसने इधर उधर देखा और फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने झटपट एक झाड़ू उठाई और जमीन पर गिरे पत्तों को साफ करने लगा। मॉन्क माच ने उसे देखकर पूछा, तुम पत्ते क्यों साफ कर रहे हो? ये फिर गिरेंगे ही। ज्ञान ने शांति से जवाब दिया, बस ऐसे ही करने का मन किया। मॉन्क ने ठंडी आवाज में कहा, ये सब फालतू है, दिखावा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखाने वाला नहीं हूँ। ज्ञान ने मन ही मन सोचा, ये गंजा बुढ़ा पागल है क्या? उसने तुरंत जवाब दिया, मैंने कब कहा कि मैं मार्शल आर्ट्स सीखना चाहता हूँ। मॉन्क ने ज्ञान को घूरा, तुम मर्चेंट के बेटे हो, दिखावा तो तुम्हारी आदत होगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, तुम्हें शाओलिन मार्शल आर्ट्स सीखने की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ज्ञान ने गहरी सांस ली और गुस्से में कहा, यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं श्रापित हूँ। गुरु मार्क चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि किसी माँ बाप ने अपने ही बेटे से ऐसा झूठ बोला होगा। तुझे धोखा दे रहे हैं ताकि तेरा संबंध शाओलिन से जुड़ जाए। तभी उसने देखा कि लड़के की आंखों में आंसू थे। आंसू पोंछ और जाकर ये चमकीले कपड़े बदल। क्यों? पहाड़ों में ऐसे कपड़े बेकार हैं, पर ये माँ ने दिए थे। ज्यादा बहस मत कर, जा बदल ले। कुछ देर बाद ज्ञान नए कपड़ों में आया और खाने की तरफ देखा। वहाँ कुछ पत्तियां और अनाज रखे थे। ये खाना है? हाँ, गुरु बोला। असली साधु आग का इस्तेमाल नहीं करते। आग में पका खाना गुस्से को बढ़ाता है। जियान ने खाने को घूरा, मतलब मुझे कच्चा खाना पड़ेगा? हाँ, और ज्यादा मत खा, वरना आलसी हो जाएगा। रात में खाने का असर दिखा। जियान जंगल की तरफ भागा। गुरु मार्क जाग गया। लगता है कच्चे खाने की आदत नहीं पड़ी। कुछ दिन बाद जियान कमजोर पड़ा हुआ लेटा था। 2 हफ्ते हो गए और अब भी मेरे शरीर को आदत नहीं हुई। क्या जंगल में कुछ फल खोजना चाहिए? तभी गुरु मार्क वहाँ प्रकट हुआ। तू यहाँ छुपा हुआ था। जियान अचानक मॉक को अपने सामने देखकर डर गया। मॉक ने उसके हाथों पर चोट के निशान देखे और कहा, अगर ऐसे ही पहाड़ों में बिना सोचे समझे घूमते रहोगे तो कपड़े फट सकते हैं और तुम्हारे जूते तो पहले ही घिसने लगे हैं। जियान ने झिझकते हुए कबूल किया, मैं बहुत भूखा था, इसलिए बाहर चला गया। मॉक ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, भूख तो तुम्हें इसलिए लग रही है क्योंकि तुम ज्यादा घूम रहे हो। नहीं, ये छोटे छोटे हिस्से भूख मिटाने के लिए काफी नहीं है। जियान ने विरोध किया। मॉक ने सिर हिलाया। कोई भी इंसान कुछ भी खाकर जी सकता है, बस ये मान लो कि ये काफी है। जियान ने उदास होकर सिर झुका लिया। ऐसे जीना बहुत मुश्किल है। मॉक गंभीर स्वर में बोला, अच्छे कर्म करना और उन पापों से बचना जिनसे दंड मिलता है, उससे भी मुश्किल होता है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, तुम्हें इनके साथ
जीना सीखना होगा। जियान और भी ज्यादा मायूस हो गया। उसे लगा कि यह आदमी उसकी जरा भी मदद नहीं करने वाला, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि अब उसे भूखे नहीं रहना है। उसी समय मॉक मुड़ा और बोला, मुझे एक जरूरी काम है, यहाँ से मत जाना। जियान को अचानक गंजे बूढ़े साधु की वो बातें याद आई। अगर भूख से बचना है तो ज्यादा मत हिलो, तो फिर मैं सिर्फ सोता रहूंगा। मॉक ने पीछे मुड़कर देखा। जब उसने जियान को चुपचाप खुश होते सुना, वह कुछ समझ नहीं पाया। मॉक जब घर लौटा तो उसने देखा कि लड़का चादरों में लिपटा हुआ गहरी नींद में था। तू धूप में ऐसे आलसी बच्चों की तरह क्यों लेटा है? मॉक ने चिल्लाकर कहा। जियान घबराकर उठ बैठा और जल्दी से सफाई देने लगा। आप ही ने कहा था कि बिना वजह मत घूमो, इसलिए मैं सोने की कोशिश कर रहा था। मॉक ने गहरी सांस ली और बोला, आलस और बिना वजह घूमने से बचना दोनों अलग चीजें हैं। सिर्फ खाने और सोने से तू जानवर बन जाएगा। जियान को यह तुलना बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन मॉक उसे अनदेखा करके वहाँ से चला गया। मॉक ध्यान करने बैठा। जियान चुपचाप कमरे के अंदर से झांकने लगा। उसने देखा कि मॉक बिना किसी आवाज के बैठा था। क्या ये बाकी साधुओं की तरह सूतरीस नहीं पड़ता? उसने चप्पल पहनी और धीरे धीरे मॉक के पास पहुंचा। आप लकड़ी की घंटी नहीं बजाते, कोई किताब भी नहीं पढ़ रहे? मॉक ने बिना आंखें खोले जवाब दिया, पहाड़ों के बीच इतना शोर करने की जरूरत नहीं। मैं किताब आंखों से पढ़ता हूँ और घंटी दिल से बजाता हूँ। जियान हैरान रह गया। इतनी शांति अजीब लगती है। मॉक हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि जोर जोर से गाने से ज्ञान जल्दी मिलेगा? जियान को उसकी बातों पर गुस्सा आ गया। बिल्कुल कंजूस आदमी है, शोर भी नहीं करना चाहता ताकि भूख न लगे। उसने मन ही मन सोचा, अब ध्यान भंग मत करो। मॉक बोला। जियान गुस्से में पैर पटकता हुआ कमरे में चला गया। कोई भी बात करूं डांट ही पड़ती है। फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं इस बूढ़े की हर हरकत की नकल करूं तो शायद मुझे भी उसकी तरह भूख न लगे। सूरज निकलने से पहले ही शिष्य उठ गए और पूरे मंदिर की सफाई करने लगे। मॉक भी उठा और फटाफट अपनी चादरें ठीक कर दी। जियान की आंखें फटी रह गईं। ये जादू कैसे किया इसने? मॉक ने उसे घूर कर देखा। अगर तुझे जगा दिया गया है तो ऐसे पड़े मत रहो। जियान ने भी जल्दी जल्दी अपनी चादरें समेटने की कोशिश की, लेकिन सारा बिस्तर अस्त व्यस्त हो गया। छोड़ो, जैसे मिला था वैसे ही छोड़ देता हूँ। फिर वह चुपचाप मॉक का पीछा करने लगा। मॉक चट्टानों पर ऐसे चढ़ रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। जियान की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे कर रहा है? ये सच में हवा में चल रहा है। ये शाओलिन तकनीक वहाँ थी, मुझे भी सीखनी है। मॉक के कदमों के पीछे पीछे वह चुपके से उसकी नकल करने लगा। थोड़ी देर बाद मॉक ध्यान करने बैठा। जियान एक पेड़ के पीछे छुप गया और उसी की नकल करने लगा। इस बीच दूसरे मंदिरों में भी शिष्य सुबह जल्दी उठकर ध्यान कर रहे थे। कुछ घंटे बीत गए। सूरज निकल चुका था, लेकिन जियान अब भी मॉक की नकल कर रहा था। इतनी देर से ये बस बैठा है, लगता है यहाँ रोज सिर्फ सोने आता है। तभी गुड़ 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 जियान का पेट जोर से बज उठा। मॉक ने तुरंत कहा, अगर चोरी छिपे पीछा कर रहा है तो कम से कम चुप तो रहे। जियान ने हताश होकर जवाब दिया, मैं भूखा हूँ, इसको रोक नहीं सकता। मॉक ने गहरी सांस ली और बड़बड़ाया। शांति से ध्यान लगाना भी मुश्किल कर दिया इस लड़के ने। तभी जियान ने देखा कि मॉक के मुंह से सफेद सा कुछ निकला और सीधा उसकी नाक की तरफ चला गया। ये क्या था? जियान ने झुककर उत्सुकता से पूछा। मॉक ने खुद को शांत किया और सोचा, आखिर ये बच्चा एक जिज्ञासु लड़का ही तो है, बाकी बच्चों की तरह। फिर वह सोचने लगा कि क्या उसे किसी ऐसे बच्चे को समझाना चाहिए जो उसका शिष्य भी नहीं है। जियान की मासूम आंखें देखकर मॉक पिघल गया। चलो थोड़ा बता ही देता हूँ, वैसे भी यह कोई रहस्यमय तकनीक नहीं है। जियान नीचे बैठकर जवाब का इंतजार करने लगा। मॉक ने कहा, जो मैं अभी कर रहा हूँ उसे इंजिंगस कहते हैं। ये एक गुप्त आंतरिक ऊर्जा विधि है और जो तुमने धुएं जैसा देखा उसे चियन कहते हैं। जियान हैरान रह गया। मॉक ने समझाया, ची ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। अगर इसे सही तरीके से शरीर में प्रवाहित किया जाए तो इंसान अधिक स्वस्थ जीवन जी सकता है। जियान की आंखें चमक उठी। ओह, तो इसलिए ये बूढ़ा आदमी कभी भूखा नहीं लगता। ये तो चोरी चोरी चीत खींच रहा है। मॉक ने आगे कहा, अगर इसे रोज किया जाए तो शरीर में आंतरिक ऊर्जा बनने लगती है, जिससे मार्शल आर्ट्स सीखने वाले लोग और भी शक्तिशाली बन जाते हैं। जियान उत्साहित हो गया और मन ही मन बोला, हवा खाकर जीना तो भूख सहने से कहीं आसान है, मुझे भी ये सीखना होगा। मॉक ने उसकी उत्सुकता भांप ली और कहा, ठीक है, तुम मेरे पास बैठ सकते हो जब तक मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है, कोई दखलंदाजी नहीं। हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। जियान जल्दी से बोला और वापस पेड़ के पीछे जाकर बैठ गया। मॉक ने उसे देखा और सोचा, क्या इसने सच में हार मान ली? अगर ये और सवाल पूछता तो मैं इसे कोई छोटी मोटी तकनीक सिखा सकता था, लेकिन लगता है कि ये इतने में ही खुश है। इसके बाद मॉक फिर से ध्यान में लीन हो गया, जबकि जियान चुपचाप उसकी नकल करता रहा। कुछ देर बाद सूरज चढ़ने लगा और मॉक समझ गया कि आज के लिए इतना अभ्यास काफी है। उसने आंखें खोली और देखा कि जियान अब भी ध्यान की मुद्रा में बैठा था। ये तो कमाल है, मॉक सोचने लगा। कमल आसन तो नए भिक्षुओं के लिए
भी मुश्किल होता है। वे आधे घंटे में ही थक जाते हैं, लेकिन यह लड़का पूरे 2 घंटे से ऐसे ही बैठा है। मॉक उसे ध्यान से देखता रहा। जियान पूरे मन से ध्यान कर रहा था। कुछ देर बाद वे दोनों घर की ओर चल दिए। जियान की चाल लड़खड़ा रही थी। उफ, मेरे पैर सुन्न पड़ गए, वह बड़बड़ाया। ये बूढ़ा आदमी कैसे बिना थके चल रहा है? उसने गौर किया कि मॉक बिना हाथ हिलाए और हल्के कदमों से चल रहा था। क्या ये हवा में तैर रहा है? जियान के मन में ख्याल आया, कहीं ये भूत तो नहीं? तभी मॉक ने उसकी सोच को तोड़ते हुए कहा, तेज चलो। जियान जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन मन ही मन सोचता रहा, क्या मॉक ऐसे इसलिए चलता है ताकि उसे भूख न लगे? घर पहुंचने के बाद दोनों खाने बैठे। जियान ने सोचा, आज बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने गौर किया कि यह गंजा आदमी कभी फालतू हरकत नहीं करता। हर चीज में ऊर्जा बचाने की उसकी आदत वैसी ही थी जैसी अमीर घरों में नौकरों को कभी नहीं होती। तभी बेवकूफ, सोचना बंद कर और खाना खा। मॉक की डांट सुनते ही जियान वापस खाने पर ध्यान देने लगा। मॉक उसे देखता रहा। सुबह से ये मेरी हर चीज की नकल कर रहा है, मॉक ने सोचा। ऐसा लग रहा है जैसे इसे मेरा प्रतिबिंब बनने की धुन सवार हो गई है। खाने के बाद दोनों भिक्षु के अध्ययन कक्ष में बैठे। जियान को माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। अब ये बूढ़ा क्या सोच रहा है? मॉक ने कहा, जो किताब तुमने उठाई है वह भिक्षुओं के कर्तव्यों और शिक्षाओं के बारे में है। तुम्हारे लिए इसे पढ़ना मुश्किल होगा। सही बात है, ये तो बहुत कठिन है, जियान ने झट से कहा। मॉक ने सिर हिलाया। तुम्हें इसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं, तुम कोई बुद्ध के शिष्य तो हो नहीं। समझ गया, जियान ने सीधा जवाब दिया। मॉक ने उसकी स्पष्टता को सराहा। ये बच्चा सीधी बात करता है, गोल गोल घुमाकर नहीं। फिर मॉक ने सोचा, शायद मुझे इसके लिए कुछ किताबें लानी चाहिए ताकि इसे मंदिर में अपनापन महसूस हो। फिर तुरंत खुद को झटका दिया, मैं इसके लिए क्यों सोच रहा हूँ? आखिरकार ये खुद ही थककर हार मान लेगा। तभी मन जियान उठा और दूसरी किताब खोजने लगा। मेरे पैर अब भी सुन्न हैं, वह बड़बड़ाया, पर कम से कम अब भूख नहीं लग रही। अचानक बाहर कुछ आवाज आई। बूढ़ा, ये तुम क्या कर रहे हो? मॉक अपने रोज के अभ्यास कर रहा था। जियान ने तुरंत उसकी नकल करनी शुरू कर दी। मॉक उसे घूरने लगा। क्या ये लड़का सच में मेरा पूरा दिन कॉपी करने वाला है? ठीक है, देखते हैं ये कितनी दूर तक जा सकता है। मॉक ने जानबूझकर अभ्यास को और कठिन कर दिया। जियान ने उसे ध्यान से देखा, फिर उसकी नकल करने की कोशिश की। ओह, ये तो आसान है। पर जैसे ही उसने मॉक के धीमे धीमे मूवमेंट्स को कॉपी करना चाहा, वह संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। मॉक मुस्कुराया। मुझे पहले से पता था कि ये फेल होगा। अगर सिर्फ नकल से ही कोई मास्टर बन जाता तो दुनिया में हर कोई शाओलिन योद्धा होता। मॉक बिना रुके अपने अभ्यास में लगा रहा, जबकि जियान जमीन पर बैठा उसे घूर रहा था। पहले तुम्हें पेंटिंग की पढ़ाई करनी होगी, तभी तुम यह प्रशिक्षण सही से कर पाओगे, मॉक ने कहा। जियान चिढ़कर उठ खड़ा हुआ। अभी तो तुम ही कह रहे थे कि फालतू हिलना डुलना ठीक नहीं, ताकि भूख न लगे। मॉक शांत स्वर में बोला, यह अभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। ये ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर करता है। लेकिन तुम इतनी धीरे उन्स क्यों करते हो? मैं तुम्हारे साथ कदम भी नहीं मिला सकता, जियान ने शिकायत की। मॉक उसकी दृढ़ता देखकर प्रभावित हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि कुछ आचार्य व शाओलिन मार्शल आर्ट्स सिखाने का सवाल ही नहीं उठता। उसने समझाया, धीरे चलने का एक कारण है। ये मन को केंद्रित करने और अपने शरीर को समझने में मदद करता है। जितना धीमे आप चलोगे, उतना ही अंदर एवान क्या हो रहा है उसे महसूस कर पाओगे। जियान ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में अपने शरीर के अंदर झांकना संभव है? मॉक ने सिर हिलाया। हाँ, जब तुम एक कदम बढ़ाते हो तो देख सकते हो कि कौन सी मांसपेशियां मिमाकेन हिल रही हैं, तुम्हारे हाथ कैसे चलते हैं, तुम्हारी सांसें कैसे चलती हैं। अगर इसे सही से समझ लो तो एक दिन तुम्हें अपने शरीर के सबसे छोटे बाल तक का एहसास हो। पर ये सब जानने का फायदा नहीं क्या? जियान ने बेपरवाही से कहा। मॉक ने गहरी सांस ली। क्या मुझे इसे चित्र बनाकर समझाना पड़ेगा? फिर उसने सरल भाषा में समझाया। मानव शरीर में सैकड़ों हड्डियां, हजारों रक्तवाहिकाएं, मालिमाना और 8 असाधारण मेरिडियन पों होते हैं जो जीवन ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये सब आपस में जुड़े होते हैं। जियान ने अपना पेट छुआ और बोला, तो यही वजह है कि मुझे हमेशा भूख लगती है। मॉक को समझ आ गया कि यह लड़का किसी भी बात को खुईसेहों से जोड़ने का बहाना ढूंढ ही लेता है। उसने पीठ घुमाई और कहा, गैर जरूरी हरकतें कम करो और अपनी ऊर्जा जरूरी नए चीजों में लगाओ। तभी जियान स्तब्ध रह गया। कम से कम प्रयास में अधिकतम परिणाम। उसे याद आया कि पिता हमेशा यही सिखाते थे। अब सब स्पष्ट हो गया, ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मॉक को उसकी प्रतिक्रिया पर सख्त झटकन लगा। अगर यह इसी तरह सीखता रहा तो शायद इसे जाने से पहले मैं चोरी छिपे कुछ मार्शल आर्ट्स सिखा ही दूं। एक वरिष्ठ भिक्षु ने खाता जांचा और चिंतित स्वर में कहा, यह अजीब है, इस साल खाने का भंडार पिछले साल से बहुत कम है। दूसरे भिक्षु ने सहमति में सिर हिलाया और गोदाम का दरवाजा बंद किया। सुना है इस गर्मी में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन हमें तो जरूरत से भी कम दान कर मिला है। मंदिर के बाहर रहने वाले कुछ शिष्यों ने मदद भेजी थी,
पर लगता है कि मारियानोबा एंडनी काफी नहीं होगा। हर जगह हालात मुश्किल हो रहे हैं, खर्चे भी इस साल जरूरत से ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर यही हाल रहा तो अगला साल ने हम सबके लिए कठिन खास होने वाला है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे बेधन किसी टूटी हुई मटकी से रिस रहा हो। बर्फ की मोटी परत से पूरा इलाका ढक चुका था। मॉक ने हमेशा की तरह अपनी दिनचर्या याद जारी रखी, लेकिन जियान वह पूरी तरह कंबलों में लिपटा ठंड से कांप रहा था। घर में तो हीटर हमेशा चलता था, लेकिन यहाँ तो आग जलाने की भी मनाही है। पर उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। मॉक हैरान था। अजीब है, मुझे लगा था कि यह बच्चा अब तक मंदिर जाने की जिद कर चुका होगा, लेकिन जियान ने एक बार भी शिकायत नहीं की। मॉक ने गहरी सोच में डूब कर कहा, अगर ये इसी तरह रहा तो ठंड से मर भी सकता है, और अगर एक नामचीन व्यापारी का बेटा यहाँ मर गया तो मेरी बदनामी तय है। मुझे देखना होगा कि भट्टी अब भी चालू है या नहीं। इसी बीच जियान खुद को समझाने में लगा था, माँ पर बोझ नहीं बनूंगा। थोड़ी देर बाद चूल्हा जल उठा और कमरे में गर्माहट आ गई। मॉक बड़बड़ाया, मुझे लोगों से नफरत है, और फिर भी मुख्य भिक्षु ने एक बच्चे को मेरे सिर पर डाल दिया। तभी उसने देखा जियान तेज बुखार में तप रहा था। मॉक ने उसके माथे पर गीली पट्टियां रखी। यह अजीब है, कमरा गर्म होने के बाद भी खांसी बढ़ती ही जा रही है और बुखार भी नहीं उतर रहा। क्या मुझे मुख्य हॉल जाकर दवा लानी चाहिए? लेकिन लोग पूछेंगे कि मैंने बच्चे का ठीक से ध्यान क्यों नहीं रखा। मॉक उलझन में था। मैंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया। इसी बीच जियान की हालत और बिगड़ने लगी। वह जोर जोर से खांसने लगा। मॉक ने जल्दी से अपनी कमीज उतारी और उसे उठाया। बैठो। जियान मुश्किल से सिर हिलाकर बैठा, लेकिन वह काफी कमजोर लग रहा था। मॉक ने सोचा, अब एक ही तरीका बचा है। अगर मैंने इसे अपनी आंतरिक ऊर्जा से ठीक किया तो मेरी कई साल की मेहनत बेकार चली जाएगी, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं है। तभी मॉक ने जियान की पीठ पर हाथ रखा और अपनी ऊर्जा प्रवाहित करने लगा। श्वास धीमी पड़ रही है। अचानक एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, लेकिन ऊर्जा शरीर के अंदर प्रवेश करने में कठिनाई महसूस कर रही थी। इसका कारण? मॉक ने गहरी सांस ली। ये बच्चा अभी तक आंतरिक ऊर्जा की कोई तकनीक नहीं जानता, इसलिए इसकी मेरिडियन पूरी तरह से खुली नहीं है। अब केवल एक ही तरीका बचा था, बलपूर्वक अंदर भेजना। जियान ने ऊर्जा प्राप्त करनी शुरू कर दी। यह प्रक्रिया 10 साल के जिंग ट्रेनिंग के वृत्व का अमृत दिया हो। अचानक उसके शरीर के अंदर एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ और वो जोर से चीख पड़ा। मॉक का चेहरा गंभीर हो गया। अब इस लड़के के लिए दूसरी आंतरिक ऊर्जा तकनीकें सीखना और मुश्किल हो जाएगा। कुछ घंटे बाद जियान बिस्तर पर बेहोश पड़ा था, जबकि मॉक चुपचाप उसे देख रहा था। सौभाग्य से प्रक्रिया सफल रही थी। अब बस लड़के को सिर्फ ठीक होना था। मॉक बड़बड़ाया, कम से कम अब ये बदमाश कई दशकों तक बीमार नहीं पड़ेगा। गंभीर चोट भी लगे तो ये दूसरों से तेज ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने 10 साल के ट्रेनिंग की बलि चढ़ा दी। मॉक ने एक लंबी सांस ली। चलो इसे ऐसे समझते हैं कि मैंने एक गरीब आत्मा को बचा लिया। उसने जियान की हालत देखी। यह पहले से भी ज्यादा दुबला हो गया है। जब ये यहाँ आया था तो काफी स्वस्थ दिखता था, लेकिन अब शायद मैंने इसे जरूरत से ज्यादा नजरअंदाज कर दिया। मॉक ने गहरी सांस ली। जाबरे खाकने, मुझे हमेशा लगता था कि लोगों से दूर रहना ही सही है, लेकिन अब अफसोस में ही हाथ महसूस हो रहा है। यह भावना तो मैंने बहुत साल पहले ही छोड़ दी थी। वह अपनी ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। शायद दूसरों के दुखों को समझने से मुझे अपनी कमजोरियों से छुटकारा मिलेगा। शायद यही वह बुद्धिमत्ता का मार्ग है जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था। बर्फ काफी कमस हो चुकी थी। मॉक ने पूछा, आखिरकार तुम जाग गए? जियान ने ऊर्जावान महसूस किया। मुझे बहुत फ्रेशन लग रहा है, लेकिन मैंने कितना सो लिया। मॉक की आंखें चौड़ियन हो गई। इसे कुछ भी याद नहीं और इसे अपने शरीर में आए बदलाव भी महसूस नहीं हो रहे। अब दोनों बाहर ध्यान करने बैठे। जियान ने महसूस किया कि उसे ठंड नहीं लग रही। अब मैं पूरी तरह से अपने फेफड़ों को हवा से भर सकता हूँ। मॉक ने उसे देखा और सोचा, इसका प्रशिक्षण अब और आसान हो, क्योंकि इसके मेरिडियन अब पूरी तरह खुल चुके हैं। ये तो कोई भी इस अवसर के लिए पूरी दौलत लुटा दे। जियान ने मॉक की मुद्रा को कॉपी किया। घुटनों पर हाथ, हथेलियां ऊपर और धीरे धीरे नाक से सांस ले। अब मैं पूरी मेहनत से सीखूंगा। मॉक ने सोचा, अगर मैं इसे मार्शल आर्ट्स सिखाऊं तो ये एक बेहद कुशल योद्धा बन सकता है। लेकिन फिर उसने अपने विचार झटक दिए। इसका शरीर मार्शल आर्ट्स के लिए उपयुक्त नहीं है। वह पूरे प्रशिक्षण के दौरान विचलित रहा। कुछ दिन बीत गए। जियान ने अपने सामान्य अभ्यास को जारी रखा। तभी उसकी नाक और पेट में हल्की गुदगुदी सी महसूस हुई। क्या ये ऊर्जा का संचय है? हाँ, सही किया मैंने मास्टर को फॉलो करके। शाम होते होते मॉक उसके पास गया कि देखने के बच्चे की प्रगति कैसी है। पर ये लड़का आज ज्यादा उत्साहित क्यों लग रहा है? तभी मॉक ने हवा में एक अनोखी ऊर्जा महसूस की। ये तो दांतन श्वास तकनीक की ऊर्जा जैसी है। उसने एक विशाल पत्थर से उछलकर छलांग लगाई। नहीं, यह असंभव है। इस बच्चे ने तो यह कभी सीखी ही नहीं। शायद ये उसकी खुद की ऊर्जा थी जो अभी भी वातावरण में फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसका शरीर अचानक भारी लगने लगा। ये 10 साल की ऊर्जा खोने का असर है। वह जियान के पास से गुजरा और ठंडे स्वर में कहा, आज के लिए इतना काफी है, बस कुछ मिनट और मास्टर। पर जब जियान ने मॉक के चेहरे की गंभीरता देखी तो तुरंत चुप हो गया। अगली सुबह बर्फ लगभग पूरी तरह पिघल चुकी थी। जियान ने खुश होकर अपना हाथ उठाया। अब तो मैं अपने शरीर के अंदर तक देख सकता हूँ।
मैं तो हवा को भी अपने बालों के बीच से बहते हुए महसूस कर सकता हूँ। मॉक ने फिर से अनोखी ऊर्जा महसूस की। पर नहीं, ये मेरी अपनी ऊर्जा है। जल्द ही, मॉक ने समझाया, रिवर्स एनर्जी कल्टीवेशन से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। अगर तुम इस अवस्था में शाओलिन मार्शल आर्ट्स सीखते हो तो तुम्हारा शरीर और ताकतवर बन जाएगा। ओम बड़ी सान, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने अभी तक कोई मार्शल आर्ट्स सीखी ही नहीं। जियान ने हंसते हुए कहा, मुझे बस भूख नहीं लगनी चाहिए, इतनी मेहनत बस इसलिए। मॉक हैरान रह गया। अगर यह इसी तरह जारी रहा तो रिवर्स कल्टीवेशन की ऊर्जा प्रतिक्रिया कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। बसंत आ गया। जियान ने फल तोड़े और पूरे साल कठिन अभ्यास करता रहा। अब यह पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी है। 3 साल बीत गए और तभी मंदिर में मंक आया। वह मंदिर के द्वार से गुजरा और अंदर कदम रखते ही सोचने लगा, 3 साल हो गए, आखिर वह लड़का अब कैसा हो। अशुभ संकेत। मंदिर में प्रवेश करते ही भिक्षु जीमो का स्वागत कुछ शाओलिन शिष्यों ने किया। दोनों ने एक दूसरे को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। जीमो बोले, मैं गुआंग युन से मिलने आया हूँ। शिष्यों की आंखें चौड़ी हो गईं। यह भिक्षु इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि मुख्य भिक्षु के मित्र हैं। जल्दी से, उनमें से एक भागते हुए चोन बोला, मैं अभी मास्टर को बुलाने जाता हूँ। दूसरा विनम्रता से जीमो से बोला, कृपया भीतर आइए। मंदिर में प्रवेश करते ही जीमो चौंक गए।